हेलो बच्चों, वेलकम टू EBCL लेक्चर नंबर 17 कंपटीशन लॉ पार्ट 3। आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर ये पूरा कंपटीशन लॉ डिपेंडेंट है, क्योंकि यही वो अग्रीमेंट्स है जिनके ऊपर कंपटीशन के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो एप्लीकेबल होंगे। ये आइडेंटिफाई किया जाएगा इन अग्रीमेंट से कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव अगर है तो इसके ऊपर कंपटीशन कमीशन जो है वो कोई कार्रवाई कर सकता है या नहीं। ऐसे एग्रीमेंट कौन से हैं? सबसे पहले हमको इसके अंदर ये समझना है दैट व्हाट आर एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। सो these are any agreement for controlling goods or services which has appreciable adverse effect on competition in India is prohibited। ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिससे यहाँ पर हमारे मार्केट के अंदर कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट आता है कंपटीशन के ऊपर, यानी कि ऐसे अग्रीमेंट की वजह से दूसरे सेलर्स, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स बिजनेस नहीं कर सकते, या उनको बिजनेस करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया है जो क्या है? हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ये इसका मतलब होता है एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन और विच रेस्ट्रिक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। जो मार्केट के अंदर कंपटीशन को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है, डैमेज करने की कोशिश करता है, या कंट्रोल करने की या रोकने की कोशिश करता है। यानी कि सारे मार्केट के अंदर सिर्फ मैं ही गुड्स को बेचूं, दूसरा आसानी से गुड्स नहीं बेच सकता। मैं सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहा हूं, मेरी डोमिनेंस है मार्केट के अंदर, तो मैं क्या कर रहा हूं? आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल कंपटीशन इन द मार्केट। ठीक है। So any agreement among enterprises at different stages of the production chain in different market in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provision of services, इन सभी मैटर्स से रिलेटेड अगर आपने कोई अग्रीमेंट किया, that will be considered to be as an anti-competitive, including the following shall be treated as anti-competitive agreement if it has the following arrangement। अब जो कुछ बहुत पॉपुलर एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स हैं उनको यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। जैसे इसके अंदर आता है टाइन अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू डील, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, अलोकेट मार्केट्स एंड टू फिक्स प्राइस। ये सब चीजें क्या हैं? दीज आर ऑल एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं बेटा कि ये इसका मतलब क्या है। व्हाट आर टाई इन अरेंजमेंट। सबसे पहला जो टॉपिक आता है टाई इन अरेंजमेंट। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? एनी अग्रीमेंट रिक्वायरिंग अ परचेजर ऑफ गुड्स एज अ कंडीशन ऑफ सच परचेज टू परचेज सम अदर गुड्स। आप गए एक दुकान पे कोई सामान खरीदने, उसने ये बोला, कंडीशन लगाई आपके ऊपर कि ये गुड्स आपको तभी मिलेंगे जब आप सो एंड सो ये वाला गुड्स लोगे। दिस इज टाई इन अरेंजमेंट। ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा उस कंपनी के साथ में टाई अप है। अभी एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसमें दे रखा है, एक गैस डिस्ट्रीब्यूटर है। गुड एग्जांपल ऑफ टाई इन एग्रीमेंट इज वेयर अ गैस डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायरिंग अ कस्टमर टू बाय अ गैस स्टोव एज अ प्री कंडीशन टू ऑब्टेन कनेक्शन ऑफ अ डोमेस्टिक कुकिंग गैस। आप गए इंडिया वाले के पास में कि सर मेरे को गैस का कनेक्शन लेना। उसने क्या बोला? गैस का कनेक्शन तभी मिलेगा जब आप हमारे यहाँ से गैस का चूल्हा खरीदोगे। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका उस जो गैस का स्टोव बनाने वाली कंपनी है उसके साथ में एक टाइम अरेंजमेंट हुआ है कि आपके यहाँ पर जो भी कोई गैस कनेक्शन लेने आएगा उसको आप हमारा गैस का स्टोव बेचोगे। तो उस डीलर ने क्या किया? आपके ऊपर ये कंडीशन डाल दी कि गैस का कनेक्शन आप लोगे या गैस का स्टोव अगर आप खरीदोगे तभी जाकर के हम आपको गैस का कनेक्शन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। यार कोई जबरदस्ती है क्या? ये क्या करी जा रही है? जबरदस्ती की जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में कोई टाइम अरेंजमेंट है। उस पर्टिकुलर गैस स्टोव मैन्युफैक्चरर के साथ में आपका गैस सप्लाई करने वाले का कोई अरेंजमेंट है। दिस इज नोन एज टाई इन अरेंजमेंट। ओके, बस इसके ऊपर ये एग्जांपल सबसे अच्छा यही है। ओके, और देखूं क्या? हाँ,
अब ये केस लॉ था अमर जीवन पब्लिक स्कूल, इसके अंदर क्या है, स्कूल मेकिंग इट कंपलसरी टू बाय यूनिफॉर्म एंड बुक्स ओनली फ्रॉम इट्स ओन शॉप। ये भी एक टाइम अरेंजमेंट है, आपने एक दुकान फिक्स कर दी, वहीं से आपको स्कूल के कपड़े और बुक्स वगैरह लेनी है। दैट इज ऑल्सो कंपेलिंग कस्टमर्स हु इज बाइंग टीवी सेट टू ऑल्सो बाय वोल्टाज स्टेबिलाईजर फ्रॉम द सेलर। स्टेबिलाईजर खरीदना, इन्वर्टर खरीदना, उसके लिए आपने कस्टमर को कंपेल करा कि आप इसी दुकान से खरीदो। दैट इज ऑल्सो अ टाइम अरेंजमेंट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, इतना काफ़ी इसके अंदर। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट। एनी अग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग इन एनी मैनर द परचेजर in course of its trade from acquiring or otherwise dealing in any goods other than those of the seller or any other person। मेरे पास में सोनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सोनी कंपनी ने मेरे ऊपर क्या कंडीशन लगाई कि यार हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन तो दे रहे हैं पूरे राजस्थान का सोनी का, लेकिन आप सोनी के अलावा और कोई भी गुड्स किसी दूसरी कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप सेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता भाई? मेरे को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का संविधान मुझे किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस करने का राइट देता है। तुम कौन होते हो बोलने वाले कि मैं नहीं बेच सकता? दिस इज नोन एज एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट। ऐसा वो नहीं बोल सकता, मेरी इच्छा है जिसका बेचूं यार। हाँ, ऐसा नहीं कर सकता मैं कि यार जो मेरे पास कोई बायर आया खरीदने के लिए गुड्स, उसने बोला कि मैं सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोनी का सैमसंग का दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास, मैं उसको ये प्रेफरेंस दे सकता कि सोनी का मत लो इसका लो, वो प्रेफरेंस आप नहीं दे सकते, वो उसकी चॉइस है। अदरवाइज कंपनी अगर ये बोले कि नहीं हमारे अलावा आप किसी का भी गुड्स नहीं बेचोगे, ये आप नहीं बोल सकते। दिस इज नोन एज एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट। एग्जाम्पल क्या दिया? गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट इज वेयर अ मैन्युफैक्चरर आस्क अ डीलर नॉट टू डील इन सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर directly or indirectly and discontinues the supply on the ground that dealer also deals in product or supplies of competitor goods। यार आपका कॉम्पिटिटर क्या है? वो थोड़ी कॉम्पिटिटर है, वो तो आपका डीलर है, वो तो बेचेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट। इसका मतलब है एनी अग्रीमेंट टू लिमिट, रेस्ट्रिक्ट और विथहोल्ड द आउटपुट और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और एलोकेट एनी एरिया और मार्केट फॉर द डिस्पोजल और सेल ऑफ द गुड्स। इसी एरिया के अंदर गुड्स बेचोगे, एक्सक्लूसिवली इसी ज्योग्राफिक एरिया के अंदर तुम्हें गुड्स बेचना है। क्यों? क्या है वहां पर? मेरा तो पूरा मार्केट जो मैं चाहूँ जहां पर भी अपना गुड्स बेच सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? मेरी दुकान पे अगर कोई आदमी सामान लेने आएगा उसको पूछूंगा मैं कि भैया कहाँ से बिलोंग करते हो, वहीं पे मैं सामान बेच सकता हूँ। एक तो पहली बात ये प्रैक्टिकल नहीं है, दूसरा आपका यहाँ पर आपके बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, कंपटीशन को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। दैट इज नॉट अलाउड। ओके, सो रिक्वायरिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर नॉट टू सेल द गुड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टेरिटरी इज अ गुड एग्जांपल। रिक्वायरिंग अ होलसेलर टू क्लियर द गुड्स प्रॉम्प्टली and distribute them to the retailers as approved by the company as per the instruction issued by the company from time to time। आपने यहाँ पर कंपनी आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप फटाफट से अपने गुड्स बेचो और इसी एरिया के अंदर सेल करो। ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा कंपनी नहीं कर सकती, सॉरी, आप तो कुछ भी कर सकते हो। लिमिटिंग द एरिया ऑफ सेल्स ऑफ अ डीलर बाय मैन्युफैक्चरर थ्रू एन अग्रीमेंट इज एंटी कॉम्पिटिटिव एंड इज कंसीडर्ड टू बी प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर नहीं है। जिस एरिया में चाहूँ मैं अपने गुड्स को बेच सकता हूँ ना, मेरी इच्छा है जहाँ बेचूँ। आप कोई कंपनी आपके ऊपर आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती इस गुड्स को पर्टिकुलर इसी एरिया के अंदर सेल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है रिफ्यूजल टू डील। Any agreement which restrict or is likely to restrict by any method the persons or class of persons, the persons or classes of persons to whom goods are sold or from whom goods are bought। मतलब इसका ये है, इट इज एन एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। अगर देखो इसके अंदर होता ये है कि ये सारी बातें प्रूव करने के ऊपर है। देयर इज नो प्रिजम्पशन दैट अग्रीमेंट इज एडवर्सली इफेक्टिंग कंपटीशन। यू हैव टू प्रूव, बायर को प्रूव करना पड़ेगा कि सेलर मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ठीक है, मेरे साथ कंपनी ने ऐसा किया, मेरे साथ मैन्युफैक्चरर ने ऐसा किया। ये यहाँ पर सेलर को, बायर को प्रूव करना पड़ेगा जो इल्जाम लगा रहा है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट का। इसके अंदर होता ही है, एग्जाम्पल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, an agreement which provides that the franchises will not deal in products or goods of similar nature for a period of 3 years from the date of determination of agreement within a radius of 5 km from showroom amounts to exclusive dealing agreement।
क्या हुआ यहाँ पर आपको, जैसे सपोज आपने एक कंपनी है टाइटन, उसका फ्रेंचाइज लिया, ठीक है, तो कंपनी आपके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगा सकती कि आप अब और किसी भी दूसरी कंपनी के साथ में डील नहीं करोगे, आप किसी भी कंपनी के साथ में डील भी नहीं करोगे और अपने गुड्स को इस पर्टिकुलर एरिया के बाहर, इस रेडियस के अंदर से बाहर नहीं बेचोगे, ऐसा वो नहीं बोल सकती। इसका मतलब क्या है, इस तरीके की कंडीशन मानने के लिए आपको किसी ना किसी सेलर को अपने, या आपसे जो गुड्स खरीदते हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं या जो आपके डीलर्स हैं, ठीक है, जो आपके एजेंट्स हैं जो आपसे गुड्स खरीद के ले जाते हैं और उसको फर्दर रीसेल करते हैं, जो रिटेलर्स हैं आपके, यू हैव टू रिफ्यूज देम। आपको उनको मना करना पड़ेगा कि नहीं भैया तुम कहाँ से आए हो, अच्छा नहीं मैं उस एरिया में तुम्हें गुड्स बेच ही नहीं सकता, जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं बोल सकते। आपने एक कैटेगरी ऑफ पर्सन और एक क्लास ऑफ पर्सन को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करवा रही है कंपनी आपसे। You cannot do that, and company cannot put any kind of restrictions on such kind of sale of goods. अब इसके अंदर दो तरीके के अग्रीमेंट्स होते हैं जिनको रिफ्यूजल ऑफ डील के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एक होता है हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट, एक होते हैं वर्टिकल अग्रीमेंट्स। हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट क्या होता है, इसके अंदर कार्टेलाइजेशन होता है एक तरीके का। जैसे इट इज इन द नेचर ऑफ कार्टेल अमंग द सेलर्स नॉट टू सेल गुड्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन। सेलर यहाँ पे बोलता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ही गुड्स बेचूंगा, इस पर्टिकुलर पर्सन के अलावा मैं किसी को नहीं बेचूंगा। एंड बायर ये बोलता है कि मैं इस पर्टिकुलर पर्सन से गुड्स खरीदूंगा, इसके अलावा मैं किसी से भी नहीं खरीदूंगा, एक्सक्लूसिवली मैं इसी से डील करूंगा बस, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स। दूसरा होता है वर्टिकल अग्रीमेंट्स। के अंदर ये है द अग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड और मैन्युफैक्चरर एंड द बायर। बायर और मैन्युफैक्चरर के बीच में अग्रीमेंट हो गया। क्या बोला, बायर ने ये बोला कि मैं आपके अलावा किसी से भी गुड्स नहीं खरीदूंगा, ठीक है, या किस पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन से मैं गुड्स खरीदूंगा, उसके अलावा किसी से भी नहीं खरीदूंगा, ठीक है। सो एन अग्रीमेंट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर रॉ मटेरियल दैट द मैन्युफैक्चरर शैल परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर। मेरा यहाँ पर शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैंने एक बायर को बोला कि एक रॉ मटेरियल सप्लायर को बोला कि मैं सिर्फ आपसे ही गुड्स खरीदूंगा और किसी से भी नहीं खरीदूंगा। दिस इज अ वर्टिकल अग्रीमेंट। ऊपर वाले केस में जो आया था दैट वाज हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट। तो सर दोनों तो सेम लग रहे हैं, एक डिफरेंस छोटा सा है बेटा। ऊपर वाले केस के अंदर, हॉरिजॉन्टल वाले केस के अंदर, वहां पर आपका जो पर्सन है वो कौन है, बायर और सेलर, रिटेल सेलर्स, डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर की बात हो रही है। नीचे वाले केस के अंदर जो कॉमर्शियल कंज्यूमर है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर हमने किसकी बात करी, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर की। ऊपर हम किसकी बात कर रहे थे, बायर और सेलर की, ठीक है। ये फर्क है इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा खत्म हुआ रिफ्यूजल टू डील। एक बार और वापस मैं रीड कर देता हूँ। इट इंक्लूड्स एनी अग्रीमेंट विच रेस्ट्रिक्ट बाय एनी मेथड। कोई सा भी तरीका आपने अपनाया हो क्या चीज करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, किसको, द पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन टू होम द गुड्स आर सोल्ड और फ्रॉम द होम द गुड्स आर बॉट। आपने कोई कंडीशन लगाई है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया कि हम इनसे डील नहीं करेंगे, ये इस पर्टिकुलर पर्सन से डील करेंगे, भेदभाव करना, दैट इज रिफ्यूजल टू डील। जैसे एक केस हुआ था बॉम्बे कॉटन वेस्ट मर्चेंट एसोसिएशन। इसके अंदर हुआ था मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन पास द रेजोल्यूशन रेस्ट्रिक्टिंग इट्स मेंबर फ्रॉम परचेसिंग कॉटन वेस्ट फ्रॉम द मर्चेंट्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन एंड फ्रॉम द मिल्स व्हिच सेल कॉटन वेस्ट टू सच मेंबर्स। एक मेंबर थी, कॉटन एसोसिएशन थी। कॉटन एसोसिएशन ने यह डिसाइड किया कि हमारे मेंबर्स केवल उन्हीं लोगों से गुड्स खरीदेंगे जो इस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। यानी कि आप जो गुड्स हैं अपने वो सिर्फ मेंबर से ही खरीदोगे, ऐसे लोगों से, ऐसे डीलर से नहीं खरीदोगे जो हमारी एसोसिएशन के मेंबर्स नहीं है। दिस इज नोन एज रिफ्यूजल टू डील। ये एंटी कॉम्पिटिटिव होगा, ओके। अगला आता है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। Any agreement to sell goods on condition that the prices to be charged on resale by the purchaser shall be the prices stipulated by the seller unless it is clearly stated that the prices lower than those may be charged. A good example of resale price maintenance is any stipulation that the cement dealer should not sell below the stipulated price. आपने यहाँ पर कंपनी ने, मैन्युफैक्चरर ने क्या बोला रिटेलर को, खबरदार
जो इस भाव से नीचे, इस प्राइस से नीचे तुमने कोई गुड्स सेल किए तो यार उसकी मर्जी है। नुकसान में भी बेचना है तो उसका नुकसान है, फायदे में बेचेगा तो उसका फायदा है, तुम्हें क्या मतलब उससे। भाई सीधी सी बात है, मैन्युफैक्चरर को इतनी समझदारी तो रखनी चाहिए कि जिस रिटेलर के ऊपर मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ वो कोई बेवकूफ़ आदमी तो है नहीं, वो अपना फ़ायदा नुकसान अच्छी तरीके से समझता है। आपने उसके ऊपर ये कंडीशन लगाई कि तुम इस एमआरपी से नीचे नहीं बेच सकते, यार उसकी मर्जी है जो बेचे, वो अपने मार्जिन से दे रहा है ना, घर से तो लाके दे नहीं रहा है। सपोज एक प्रोडक्ट का एमआरपी 499 रुपये है, वो 10% डिस्काउंट लगा करके 450 रुपये में बेचता है, उसकी मर्जी बेचता है, उसको 20% मार्जिन दे रही है मेरी कंपनी, ठीक है। तो आप उसके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि यू कैन नॉट सेल बिलो अ पर्टिकुलर प्राइस और अबव दैट अ पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है। उसके ऊपर बेचेगा तो फिर वो उसका और कंज्यूमर का लुकआउट है। कंज्यूमर अगर अग्रीड है कि हाँ यार मेरे को एमआरपी से भी ज़्यादा पर भी ये गुड्स दे रहा है तो मेरी मर्जी, मैं ले रहा हूँ इससे, मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है, आदमी कम से कम दे तो रहा है मुझे, ये उसकी मर्जी है। अगर यहाँ पर कंज्यूमर और रिटेलर दोनों अग्रीड हैं कि एमआरपी से भी ज़्यादा बेचने के ऊपर, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आप इससे प्राइस से नीचे नहीं बेच सकते, उसकी मर्जी, आप बेच रहा है ना, वो तुम्हारे क्या मतलब। डिस्काउंट पे भी तो गुड्स मिलते ही है ना, बस वही बात है। नेक्स्ट इज बिड रीजिंग और कॉल्यूसिव बिडिंग। इसका एग्जाम्पल मैं इस टॉपिक को मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। चलो पढ़ देते हैं पहले, फिर बात करते हैं। Bidding as a practice is intended to enable the procurement of goods and services on the most favorable terms and condition. Invitation of bids is restricted to both by government and private bodies, but the objective of securing the most favorable prices and condition may be negated if the prospective bidders collude or act in concert. बताता हूँ क्या होता है। Bid rigging is an agreement between enterprises or person engaged in similar production of trading or of goods or provision of services which has effect of eliminating or reducing the competition for bid। इसका सिंपल मतलब ये है, मेरा नहीं, हाँ चलो मेरा ही ले लेते हैं। मेरा काम है प्रिंटिंग का, आई हैव अ प्रिंटिंग प्रेस। मैंने एक टेंडर आया था न्यूज़पेपर में, उस टेंडर के लिए मैंने अप्लाई किया, ठीक है। टेंडर था टू सप्लाई न्यू ईयर डायरी ऑन द इन द मंथ ऑफ जनवरी। न्यू ईयर डायरी आपको जो LIC का एक टेंडर था जिसके अंदर न्यू ईयर डायरी जो है उनको अपने एजेंट्स को देने के लिए न्यू ईयर डायरी का उन्होंने टेंडर निकाला और बिड इनवाइट करी फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स कि कौन कौन सप्लाई कर सकता है, जिसकी बेस्ट रेट होगी उसको ये टेंडर दिया जाएगा, ठीक है साहब। 10-12 लोगों ने टेंडर के लिए अप्लाई किया, ठीक है। वो सारे 10-12 लोग जो होंगे वो कौन होंगे, वो सिमिलर इंडस्ट्री के होंगे, सब प्रिंटिंग का ही बिजनेस करते होंगे, सबका यही काम होगा प्रिंट करके देना डायरी और सप्लाई करना, ठीक है। समझ में आती है बात। अब हुआ ये कि मैंने उन सारे 10-12 लोगों से कांटेक्ट किया, आओ भैया बैठते हैं, बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, ठीक है। सब आ गए। मैंने सबको पता है क्या बोला, यार क्यों ना हम एक काम करें, क्यों ना हम इस बिड को रेज करें। भाई टेंडर का रूल क्या है कि जो सबसे कम बिड देगा, जो सबसे कम बिड देगा उसको टेंडर मिलेगा, बिल्कुल सर। क्यों ना, मैंने क्या बोला सबकी मीटिंग के अंदर शाम को बैठ के मीटिंग करी मैंने, उस मीटिंग में क्या बोला, क्यों ना हम लोग मिल करके एक ऐसी रेट डिसाइड करें जिस रेट पर कोई एक पर्सन को टेंडर दे दिया जाए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यार आप लोग एक काम करो, आप लोग मेरी रेट से सब कम रेट भरो, जो रेट मैं भरूंगा वो सबसे कम होगी, आप उससे सबसे ज़्यादा रेट भरो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 10 रुपये रेट भरी, सबको मैंने बोला कि तुम 7 रुपये 8 रुपये रेट भरो। उससे होगा क्या, टेंडर मुझे मिल जाएगा, मुझे जो भी प्रॉफिट होगा सब मिलके बांट लेंगे। सर ऐसा कैसे, आप तो सबसे कम रेट भरोगे ना, आपको प्रॉफिट कैसे होगा। कंपैरेटिव टर्म्स के अंदर बेटा जो रेट मैं भरूंगा उसके अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो जो रेट भरेंगे वो कंपैरेटिवली मेरी रेट से तो कम होगी। मैंने सबको मिल करके ये बोल दिया कि रेटें भरो, लेकिन आपकी रेट जितनी भी होगी मैं उससे रेट कम भरूंगा, टेंडर मुझे मिल जाएगा, मेरी रेट के अंदर इतना प्रॉफिट इंक्लूड मैं कर दूंगा कि आप सबको यहाँ पर प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। दिस इज नोन एज बिड रिजिंग और कॉल्यूसिव बिडिंग। मैंने इस पूरे बिड को क्या किया, इसकी प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करी।
अब मैं जिस प्राइस पर वो चार्ज कर रहा हूँ उनसे डायरी का रेट, वो प्राइस तो बहुत हाई है, ठीक है, लेकिन जो टेंडर जिन लोगों के अंदर बिड के अंदर जिन्होंने प्राइजेस उसके अंदर लगाई हैं कंपेरेटिवली उनसे तो कम है, ठीक है। तो हम लोगों ने मिल करके सबने ये रेट डिसाइड करी कि यार ऐसा रेट डिसाइड करेंगे सबका इसके अंदर प्राइस निकल जाए, ठीक है, और सब उसके अलावा सब ज़्यादा रेट लगाएंगे तो एक जने को टेंडर मिल जाएगा, उससे हम लोग प्रॉफिट ले लेंगे। दिस इज नोन एज बिड रेजिंग, ये अलाउड नहीं है, इट इज़ एंटी कॉम्पिटिटिव। अगर मालूम पड़ जाता है सारी फर्म्स को यहाँ पर गवर्नमेंट ब्लैक लिस्ट कर सकती है और फ्यूचर के अंदर उनसे कोई भी टेंडर इन्वाइट नहीं किया जाएगा, उनको पार्टिसिपेट फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता भी है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, agreement to submit identical bids, agreement as to whom shall submit lowest bid and submission for other bid at higher price to cover lower bid, ठीक है, यही हुआ, मैंने लोअर बिड दिया उसने हायर दिया ताकि मेरी बिड को वो कवर कर ले। अग्रीमेंट्स नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ हम कोई रेट नहीं बोलेंगे। अग्रीमेंट्स ऑन कॉमन नॉर्म्स टू कैलकुलेट प्राइसेस और टर्म्स ऑफ बिड, हम शाम को बैठे सब लोगों ने कॉमन टर्म्स डिसाइड कर लिया और प्राइस डिसाइड कर लिया कौन कितनी प्राइस रखेगा। अग्रीमेंट टू एलिमिनेट आउटसाइड बिडर्स, किसी और को हम यहाँ पर आउटसाइडर को बोली नहीं लगाने देंगे, उसको तो सालों को बाहर निकाल देंगे, हमको जो रेट देनी हम लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे। क्या हुआ इसमें, हम लोगों ने 10,000-12 लोगों ने जिन्होंने मिल करके मीटिंग करी ना, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे अलावा अगर कोई भी दूसरा बिडर आ गया उसको हम लोग अपने सब मिल करके जॉइंटली बाहर निकलवाने की कोशिश करेंगे। अग्रीमेंट्स डेजिग्नेटेड बिड विनर्स इन एडवांस ऑन अ रोटेशनल बेसिस और ऑन अ जोग्राफिकल और कस्टमर एलोकेशन बेसिस, तो ये सब क्या है, इन सब का है, इन सबको बोला जाता है बिड रेजिंग और कॉल्यूसिव बिडिंग। अगला आता है टाइप्स ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो वैसा कि मैंने अभी समझा दिया यहाँ पर तुमको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसको रीड कर लेना। अच्छा ये पार्ट है इसका, इसके साथ में देना चाहिए था या नहीं, ओके। सो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स आर दोज एग्रीमेंट्स अमंग कॉम्पिटिटर्स operating at the same level in the economic process, that is enterprise engaged in the same activity. Agreement take place between the enterprises that are at the same stage of production and the same market, जैसे प्राइस फिक्सेशन हो गया, आउटपुट कंट्रोल, मार्केटिंग, शेयरिंग और बिड रेजिंग, ये सब आपका हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट में आ गया। वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के अंदर टाइन अरेंजमेंट हो गया, एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट हो गया। अच्छा उसको ब्रॉड कैटेगरी के अंदर यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, तो वो सब हमने यहाँ पर उसके बारे में बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। अब कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, एग्जम्पशंस आते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के, यानी कि ये एग्रीमेंट्स एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे। तो कौन सा होगा एग्रीमेंट, ऐसे कौन सा एग्रीमेंट होता है बेटा, जॉइंट वेंचर। अब टाटा एक एयरलाइंस है जिसका नाम है विस्टारा एयरलाइंस। विस्टारा एयरलाइंस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा एयरलाइंस, टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस। इन दोनों ने मिलकर के नई कंपनी का जॉइंट वेंचर करके एक नई एयरलाइन चालू करी, दैट इज विस्टारा एयरलाइंस। ये एंटी कॉम्पिटिटिव थोड़ी है, मिल करके बिजनेस कर सकते, क्या बुराई है उसमें भैया। बीच में एक गाड़ी आई थी महिंद्रा लोगान, महिंद्रा लोगान वॉज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन महिंद्रा एंड रेनॉल्ट। उन दोनों ने मिल करके जॉइंट टेक्नोलॉजी का यूज करके एक गाड़ी निकाली जिसका नाम था लोगन। अब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, इसका मतलब कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट दैट विल नॉट बी प्रेज्यूम्ड टू बी एंटी कॉम्पिटिटिव इफ इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है, उस जॉइंट वेंचर की वजह से हमारी कंट्री के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या उसको रेस्ट्रिक्ट करोगे क्या एंटी कॉम्पिटिटिव बोल करके, तो वो एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। हमारा सप्लाई वहाँ पर इंप्रूव हो रहा है, हमारे को नई टेक्नोलॉजी मिल रही है, हमको नए डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स मिल रहे हैं, कैसे गुड्स को अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं ये हमको सीखने को मिल रहा है, ठीक है। स्टोरेज फैसिलिटी हमको अच्छी मिल रही है, तो हमको कई सारी प्रोविजन और सर्विसेज उसकी मदद से मिल रही हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते दैट दीज आर एंटी कॉम्पिटिटिव, तो उसको एक्सेप्शन में डाला। अब जैसे टाटा स्काई, टाटा स्काई वॉज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च डीटीएच सर्विसेज इन इंडिया, उससे पहले डीटीएच था ही नहीं, केबल चलते थे। सो इट इज बेसिकली अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा सन्स एंड स्काई टेलीविजन सर्विसेज, ठीक है, इंग्लैंड की कंपनी है स्काई सर्विसेज, उन दोनों का मिलकर के जॉइंट वेंचर है, दैट इज टाटा स्काई, ठीक है। ये एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं होता। दूसरा है एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड। अब आपने एक्सक्लूसिव राइट दिया किसको, एज पर कॉपीराइट एक्ट, एज पर पेटेंट एक्ट, एज पर डिज़ाइन एक्ट, एज पर जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे। अरे यार उसका उसने बनाया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, दीज आर नॉट एंटी कॉम्पिटिटिव। सो ऑल एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट इफ एंटर्ड विल बी वॉइड, ये सब क्या होंगे, वॉइड होंगे। अच्छा अब आती है बात, व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग
that have adverse effect on competition. While determining whether an agreement has an appreciable adverse effect on the competition under this section, the Commission shall consider the following factors. अब Competition Commission किन चीज़ों को की बेसिस पर ये डिसाइड करेगा कि ये पर्टिकुलर जो अग्रीमेंट है, ये पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी कौन सी होगी जिससे हम लोग ये डिसाइड कर पाएँ, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि दैट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन. जैसे कि क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंस इन द मार्केट. नया बिजनेस इस मार्केट के अंदर कोई कर ही नहीं पा रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ऐसा प्लेयर है जो कि मोनोपोली एंजॉय करने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहा है या इस तरीके की कोई अरेंजमेंट कर रहा है. एग्जाम्पल में दिया था मैंने. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे एयरटेल और जियो मिलकर के अगर जॉइंट एग्रीमेंट करें तो ये क्या होगा, कोई दूसरी कंपनी फिर वहाँ पर आ पाएगी क्या, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी से वो कॉम्पीट कर ही नहीं पाएगा कोई नया एंट्रेंट. तो क्या होगा यहाँ पर, देयर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी विल क्रिएट बैरियर्स फॉर द न्यू एंट्रेंस इन द मार्केट. ये सब काम होता है कंपटीशन कमीशन का. तभी यहाँ पर कंपटीशन कमीशन से आपको परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी तरीके के जॉइंट वेंचर करने के लिए या फिर मर्जर एक्विजिशन करने के लिए. ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कंपटीशन आउट ऑफ द मार्केट, मार्केट के कंपटीशन को डैमेज करने की कोशिश करना. फोरक्लोजर ऑफ कंपटीशन बाय हिंडरिंग एंट्री इन द मार्केट, वही हो गया. अक्रूवल ऑफ बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को बेनिफिट्स यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि आपने प्राइस एग्जॉर्बिटेंट वे के अंदर बढ़ा रखी है, क्योंकि बिकॉज यू आर एंजॉइंग मोनोपोली. इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज. प्रमोशन ऑफ टेक्निकल साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. दूसरा आता है कंडीशंस कॉन्ड्यूसिव टू कार्टेलाइजेशन. एक सेकंड बच्चों. ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसका मुझे देख करके लगेगा कि यहाँ पर कार्टेलाइजेशन एग्जिस्ट करता है. फ्यू कॉम्पिटिटर्स, कोई ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है. हैंडफुल ऑफ कॉम्पिटिटर्स, सब मिल करके बैठ करके प्राइस डिसाइड कर सकते हैं. इतने कॉम्पिटिटर ही नहीं है. सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कोई ज़्यादा बिजनेसेस नहीं है, ज़्यादा कंपनीज काम नहीं करती हैं, मिल करके प्राइसेस डिसाइड कर सकती हैं. एफएमसीजी सेक्टर के अंदर दुनिया भर की कंपनियां हैं. किस किस को मिल करके तुम प्राइस डिसाइड करोगे, तो कार्टेलाइजेशन वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता. हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स, कोई आसानी से इस कंपनी बिजनेस के अंदर एंटर नहीं हो सकता. डीलिंग इन सिमिलर प्रोडक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है. टायर बनाने वाली कंपनियां हैं, सिमिलर प्रोडक्ट बनाती हैं. सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां सिमिलर प्रोडक्ट बनाती हैं. घड़ी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां सिमिलर प्रोडक्ट्स है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सिमिलर प्रोडक्शन कॉस्ट, एक्सेस कैपेसिटी एंड हाई डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर्स ऑन द प्रोडक्ट. ये सारी चीज़ें अगर एग्जिस्ट करती हैं तो हम क्या बोलेंगे कि यार यहाँ पर कार्टेल एग्जिस्ट कर सकता है. इन सारी कंडीशंस को देखते हुए मैं क्या बोलूँगा कि यार यहाँ पर कार्टेल एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज के अंदर भी इसके अंदर समरी दे रखी है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स की. इसको एक बार रीड कर लेना. उसके बाद में जो टॉपिक मैं चालू करूँगा पेज नंबर 70 से, दैट इज डोमिनेंट पोजीशन एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. तो आज के लिए इतना बहुत है, इसको जाके एक बार अच्छे से पढ़ना बेटा. ये सारे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सीधे सीधे तुमसे सवाल डायरेक्टली पूछ लेगा, व्हाट इज एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत बार इस चैप्टर में से आए हैं. केस लॉ के क्वेश्चन अभी तक मैंने को देखने को नहीं मिले हैं इस चैप्टर में से. बहुत पहले पूछे जाते थे, हाल ही के 3-4 अटेम्प्ट्स के अंदर नहीं पूछे गए हैं. ठीक है, सो चांसेस रिमोट है उसके अंदर. अदरवाइज ये वाला जो अभी पॉइंट था जो लास्ट में अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज कंसीडर टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन. इसको एक बार अच्छे से वापस से पढ़ लेना. ओके, सो आज की क्लास के अंदर इतना बहुत है. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.